नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, हरियाणा के चुनाव नतीजे आ चुके हैं और उसके बाद में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अलग ही जोश में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, चुनाव से पहले यह कहा जा रहा था कि इस बार हरियाणा में कहीं भी नहीं है बीजेपी और एक तरफा कांग्रेस की लहर चल रही है। हालांकि जम्मू और कश्मीर के भी नतीजे आए, वहां पर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन तो किया लेकिन सरकार बनाने से चूक गई। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद में यह पहला चुनाव जम्मू और कश्मीर में हुआ, लेकिन वहां पर कांग्रेस और एनसी का गठबंधन सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हरियाणा के चुनाव नतीजे आने के बाद में अब क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने हैं इसी साल और फिर अगली साल शुरुआत में ही दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो क्या जो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद में जीत की ये लय पकड़ी है, क्या वो बरकरार रहेगी या फिर ये केवल एक प्रयोग है? देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जब यह कहा जा रहा था कि बीजेपी इस बार 400 पार नहीं हुआ और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए भी घटक दलों की जरूरत पड़ी। अब एक तरफ जो विपक्षी गठबंधन था उस समय उसका जोश बिल्कुल हाई था। अब जब हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए हैं, अब यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस समय बैकफुट पर है, क्योंकि जिस तरीके से जो ऊर्जा, जो संचार राहुल गांधी जो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं उनके अंदर जो भरी थी और जिस तरीके से वो लगातार मोदी और पूरी की पूरी बीजेपी पर हमला कर रहे थे, अब वो शांत नजर आ रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी लगातार ये कह रहे थे कि देखिए, मैंने मोदी का जो 56 इंच का सीना है उसको कम कर दिया है। जिस तरीके से मोदी पहले आक्रोश में रहा करते थे, अब उनके तेवर ढीले हो गए हैं। लेकिन जब देर रात हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, उनके भाषण को देखकर ऐसा लग रहा था कि बीजेपी एक बार फिर से जिस तरीके से वो चुनाव लड़ती है, अब वो उसी फॉर्म में नजर आ रही है। तो इस पर आम जनता क्या कहती है, जनता की क्या राय है? क्या बीजेपी अपनी इस लय को बरकरार रखेगी आगामी विधानसभा चुनावों में? अब मैं यही जानने के लिए आज दिल्ली आया हूं और देखिए, यहां पर हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे ये जो बदलाव जो हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद में, जो कहा जा रहा था कि अब बीजेपी के बस की राजनीति करनी नहीं है क्योंकि बीजेपी अब सिमटती जा रही है, जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है उसका बोलबाला है। इन नतीजों के बाद में अब क्या होगा, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। आपका नाम क्या भाई साहब? जयप्रकाश। आपके कैसे विचार हैं बताइए, ये लोकसभा के चुनाव में जो बीजेपी को नुकसान हुआ और अब जब ये विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव हैं झारखंड, महाराष्ट्र में और फिर अगले साल दिल्ली में भी होने हैं, क्या बीजेपी अपनी लय को बरकरार रखेगी या फिर इंडिया गठबंधन फिर से कोई खेल करेगी? बिल्कुल बीजेपी जो है बरकरार रखेगी। और ये जो हो रहा है हरियाणा में हुआ है ना अभी, अब जो बीजेपी मतलब समझ नहीं आ रहे थे आज तक, जो है हिंदू जाग नहीं रहे थे, अब लोगों को समझ आ चुका है कि लोकसभा ने कितनी बड़ी गलती करी है। अगर पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला होता तो कई ऐसे सारे मुद्दे होते हैं संसद में, जो बिल होते हैं पास करने में इनको दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये कि अब लोगों को समझ आ रही है, हिंदू जाग रहा है और हिंदू को जागना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये हर बार अगर ऐसे गलती करते रहेंगे, कांग्रेस ने 50 साल तक राज किया, कोई किसी का भला नहीं किया, न मुसलमान भला किया न हिंदुओं का भला किया, तो कम से कम बीजेपी को हिंदू की तरफ, हिंदूवादी पार्टी को छवि सुधारनी चाहिए और हौली शो करना चाहिए और कभी मतलब आरएसएस किसी के खिलाफ गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। लोकसभा इन्होंने गलत बयानबाजी करी और अपने दम पे मतलब ऐसे गलत बयानबाजी नहीं करते, शायद यूपी में रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन गलती इनके समझ में आ चुकी है और बीजेपी समझ चुकी है कि आरएस हमारे रीढ़ की हड्डी है और इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो इनको समझना चाहिए, कम से कम किसी के एक दूसरे के बयानबाजी नहीं करे, मिलजुल काम करे। और आरएस जो काम करती है ना वो धरातल पे काम करती है, बाकी हवाबाजी है, चाहे केजरीवाल हो, राहुल गांधी, कांग्रेस हो, सारी पार्टियां सब ऐसी। बीजेपी एक ईमानदार पार्टी है और जो कहती है करके दिखाती है, चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो। हम 70 साल से सुनते थे, हम कभी सपने में सोच सकते थे कि राम मंदिर कभी बनेगा हमारे सामने, लेकिन बन के दिखाया। अरे बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया और बीजेपी ईमानदार से काम कर रही है और सबको साथ सबको दे रही है। मतलब जितनी भी सुविधाएं सरकारी जो है, हाउस की हो, लाइट की हो, किसी भी मतलब कोई भी सुविधाएं हो सबको मिलती है, लेकिन मुसलमान फिर वोट नहीं दे रहा है। अब ये सोचना चाहिए कम से कम लोगों को कि मुसलमान वोट नहीं दे रहा है बीजेपी को।
ये कि क्यों नहीं दे रहा, इसका कारण इसलिए मतलब ये है कि आप हिंदूवादी से दूर मत जाइए, आप उसी पे एडिक्ट रहिए, क्योंकि और पार्टी ऐसे हर बार झूठ फैलाते रहते हैं, आप उसी पे एडिक्ट रहिए। आप हरियाणा से? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से। ये बताइए, ये आपको क्या लगता है, ये जो लोकसभा के चुनाव में क्या वो फैक्टर रहा जिस पर काम किया अब बीजेपी ने और एक अच्छा खेल खेलते हुए, देखिए ये खेल ही है राजनीति का, और वो अब इस मैदान में मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दी? नहीं, मैं तो ईमानदारी है, देखो प्रधानमंत्री जी 10 साल तीसरी बार जो है पीएम बन चुके हैं, ईमानदारी है ना, सबसे बड़ी ईमानदारी। और जो काम करते करके दिखाते हैं, सच्चाई। और सबसे राजनीति में आपको लंबा चलना है तो आपको विश्वास बनाना पड़ता है पहले जनता में। अगर आप कुछ काम करोगे नहीं तो जनता ऐसे वोट थोड़ी दे देगी। फिर तो सारी पार्टी वादा कर दे। और बीजेपी ने जो 2100 वाला जो महिलाओं को दिया, ये जो सगुन टाइप का होता है, हमारे यहाँ पे 2100 की हमारे यहाँ 51, 501, मतलब ये एक अच्छा आंकड़ा। और ऐसे मतलब सगुन टाइप का आपको किसी भी तरह से गिफ्ट देना चाहिए, और ये बहुत अच्छा काम है। आगे सरकार इस पे ध्यान दे, क्योंकि बाकी ये 2000 ये तो खरीदने वाली बात हो जाती है। अब समझ इस टाइप से होता है कि हिंदू आपको समझे, और आपको उनको समझना चाहिए, हिंदुओं की भावना समझना चाहिए। आप जो है कभी मुसलमानों का भी दस्तर, आप मत वो भटके, आप एक लाइन पर रहिए, हिंदुत्व को बढ़ाइए बस। हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहिए, देखिए ऐसा इनका कहना है। जो पार्टी ने जो अपनी लाइन पकड़ी थी उसी पर अडिग रहना चाहिए, तभी आगे बढ़कर के पार्टी और ज्यादा विकास कर पाएगी इस देश का, ऐसा इनका कहना है। आपका नाम क्या है जी, आपका क्या कहना है? मेरा नाम रविंद्र आर्य, मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। ये बताइए, ये क्या आपको लगता है लोकसभा चुनाव के बाद में जो बीजेपी को कहा जा रहा था कि अब जैसे तैसे करके, ये देखिए गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके सहारे ये अब राजनीति होगी, क्या आपको लगता है कि इन चुनाव के नतीजों के बाद में अब बीजेपी कितनी आपको आक्रामक शैली में लड़ती हुई नजर आ रही है? भैया जीत हुई सच्चाई की और झूठ की हो गई हार, और काला मुंह करके कांग्रेस का सैनी बना रहे हैं सरकार हरियाणा में। फिर दूसरी बात, तो कुछ लोग विपक्ष के, कुछ के समस्त विपक्ष के दिमाग में ये थी कि इस देश को आतंकवाद चलाता है, गुंडे चलाते हैं, पत्थरबाज चलाते हैं। तो उनकी गलत फहमी को दूर करने के लिए निकल के हरियाणा की जनता सामने आई और इनके मुंह पे वो करारा तमाचा मारा, जिससे ये चारों खाने चेत, और आज देश छोड़ के फरार, कल ही फरार हो गया था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, देश से ही भाग गए। तो इनको अपनी जोन से उल्टे सीधे कामों को बढ़ावा देने की बात होती जी। या लेके देख लो आपकी, जैसे कि इनके बयानबाजी कि कश्मीर में आई थी कि हम सत्ता में आएंगे तो 370 पुनर्जीवित कर देंगे, उसके बावजूद तो जम्मू और कश्मीर में बीजेपी सरकार नहीं बना रही। अरे भाई साहब बता रहा हूँ, अभी सुनो, अभी जम्मू और कश्मीर में, जम्मू में 29 सीट फुल परसेंट से, लेकिन वहाँ कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में वो हुआ जो वहाँ राइफल उन लोगों को बांटेगा जो असले देगा, जो आतंकवाद के गुण गाएगा, उनको वे सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ये लेबनान से भी उनके मौलाना ने कहा कि 57 कंट्री एक हो जाओ, और इस तरीके से वो माहौल उस तरफ बढ़ा। और फिर दूसरी बात कि जैसे एक झूठ बोलने की आदमी की सीमा होती है, और ये पब्लिक समझती है कि कोई आदमी कब तक झूठ बोलेगा। तो इन्होंने हर इलेक्शन में झूठ बोलते रहे कि हम 300 से हम ये कर देंगे, मोदी हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जनता के विकास की एक मुद्दा सामने नहीं लेकर आए। कि कई खटाखट योजना, कई संविधान, कई लोकतंत्र खतरे में, कई दलित खतरे में, कई सरदारों की पगड़ी और कड़ा खतरे में। इनके एक एजेंडे थोड़ा ही है, ये तो जनता को गुमराह करने वाली बात है। लेकिन अब पब्लिक ने इनको ये बता दिया कि वो हरियाणा की जनता ने, उन दलितों ने भी वो बताया हरियाणा के ने कि इनको करारी मात दे करके इनको समझा दिया कि हम तुम्हारी संविधान की जो झूठी अफवाहें आप मचा रहे हो उसमें नहीं आने वाले आपके बहकाए में। तो वहाँ सारा का सारा राष्ट्रभक्त आज सामने खड़ा दिखाई देता है। इनकी गुंडागर्दी का एक सपोर्टर नहीं निकलता, अगर कहीं निकलता है तो वो मेवात में निकलता है, मेवात में निकलता है। आपका भी ऐसा कहना है कि केवल हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी जीत रही है? अरे भाई साहब, बीजेपी का तो मतलब ही नहीं है, कौन कह रहा बीजेपी जीत रही? यार जो राष्ट्रवादी हिंदू है, वो हिंदू हो चाहे किसी भी धर्म से आता हो, जो राष्ट्रवादी है वो आगे बढ़ेगा, यहाँ इस देश को वो चलाएगा आगे।
केवल राष्ट्रवादी चलाएंगे देश को। केवल इंजन मोदी जी हैं। इस बात को बीजेपी से मत जोड़ो। जितने राष्ट्रभक्त हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और जितने इस देश को क्षति पहुंचाने वाले वे तुमने देखा होगा। अभी नसरुल्ला के उसमें अभी नारे लगा रहे थे। कबाड़ी छोरी भी नू कह रही थी कि नसरुल्ला हर कोख से निकलेगा। अरे मूर्खो, ये तो देख लोगे कि कबाड़ी छोरी भी जन्म देगी आतंकवाद को। ये तो हमें अभी पता चला। ये तो पता था कि हाँ भाई निकाह होने के बाद में जन्म दिया जा एक आतंकवाद को, लेकिन ये तो कश्मीर से संदेश आया कि हाँ भाई कबाड़ी लड़कियां रोड पर उतर के ये कह रही थी कि हर कोख से नसरुल्ला निकलेगा। ये सोचो, अरे अपनी बेइज्जती तो करा रहे हैं, उन बच्चियों की भी करा रहे हैं जो सी छोटी छोटी बच्चियां। तो ये तो मूर्ख वे लोग हैं तो जिनको जनता समझ चुकी है। अब इनको बिल्कुल देखो, आने वाले चुनाव में तुम दिल्ली को देख लेना, झारखंड को देख लेना, किसी को कोई भी चुनाव आगे आने वाला आप देख लेना कि अब यहाँ राष्ट्रवादी रहेगा। राष्ट्रवादी रहेगा यहाँ पर, केवल ऐसा इनका कहना है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है, आपका क्या कहना है? मेरा नाम जितेंद्र है जी। जी देखो, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा जी। जो मोदी जी हैं, मोदी जी हाँ, ये शेर नहीं बब्बर शेर हैं। हाँ, हमने आइडिया लगाया था सन 2014 में। हाँ, सन 2014 में एक गठबंधन बना, शेर को हराने के लिए कुछ गीदड़ों ने गठबंधन बनाया। हाँ, फिर उसके बाद में 2019 में महागठबंधन बनाया, हाँ, उसमें थोड़े और गीदड़ मिल गए। हाँ, और 2024 में इंडिया अलायंस बना लिया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 2029 में किस नाम से बनाएंगे, हाँ, कि बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। मोदी को हराने के लिए कितने भी गठबंधनों का नाम बदलते रहे, लेकिन मोदी बब्बर शेर है, उसको कोई नहीं हरा सकता। बस इतना ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं। ये बताइए, शाबाशी दे रहे हैं, इधर भी सुनिए, इधर सुनिए। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? चंद्रपाल। ये बताइए, ये जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, अब जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भैया हम अब चुनाव इस तरीके से ही लड़ेंगे आगे भी। अब देखिए, महाराष्ट्र, झारखंड, फिर दिल्ली में चुनाव होने हैं। क्या आपको लगता है? अरे बेटा, कहीं भी चुनाव हो जाए, योगी मोदी कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, कोई पैदा नहीं हुआ। ये देखिए, योगी और मोदी को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, ऐसा इनका कहना है। आपका नाम क्या है, आपका क्या कहना है? मेरा केपी सिंह नाम है। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है चुनाव नतीजे आने के बाद? मैं तो यही कहूँगा कि इस देश को मोदी ही सुधार रहे हैं, वही डेवलप कर रहे हैं इसका, और वो ही सबसे बढ़िया हैं। और कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया आज तक। और उनका ये है कि उनका काम बोल रहा है, मोदी नहीं बोल रहे, काम बोल रहा है। बस इतनी दो शब्द कहूँगा मैं आपसे। बस ये सुनिए, ये तो इंडिया गठबंधन वाले अभी भी ये कह रहे हैं कि देखिए ये ईवीएम ने जिता दिया हरियाणा में। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, हैं? झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? हाँ, ये सही है, उनका काम बोल रहा है, मोदी जी का काम बोल रहा है। काम बोल रहा है। आइए, इधर आइए। आपका नाम क्या है? आशीष त्यागी। त्यागी जी, क्या आपको लगता है, बताइए। बताते हैं जी, इन्होंने कहा कि हर चीज़ में वो कर देते हैं, तो यूपी से कैसे हार गए फिर वो इलेक्शन जो पीछे हुए हैं। जिन्होंने तो कहते हैं कि सब पर ये है, हमारे दलित लोग जो हैं, हमारे दोस्त, मैं खुद नगीने से हूँ, वहाँ पता क्या हो गया कि टोपी और वही नीला कलर आजा, उसको तो कोई करना है, गुंडागर्दी चालू कर दी उन्होंने। क्योंकि छोटे आदमी हमेशा नीचपन करते हैं। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे सब पुलिस में थाने में जा खड़ा हो जाता है अगर हम रिपोर्ट करते हैं कि गुंडागर्दी इनका। आप इनकी ये जो सांसद जी की बात कर रहे हैं, हाँ जी, रावण जी की। रावण जी की। रावण जी साहब, अपने दलितों से ये कहना चाहता हूँ, इन्हें फूट डालनी है, इन्हें अपनी सीट अलग अलग करनी है। इनकी राजनीति हर उसमें कि एकता ना हो। कुल हम 15% ब्राह्मण हैं, त्यागी ब्राह्मण ही आते हैं। हम किसके लिए मर रहे हैं? तुम्हारे लिए तो मर रहे हैं कि कौन से मंदिर में तुम्हें जाने को मना है, तुम बोलते हो कि हमें जाना मना है, वो गलत भाषण देता है, उसमें गलत है। हम कहते हैं राजनीति लोग अगर हमारे दलित आदमी को तोड़ेंगे तो हम तो वैसे ही टूट जाएंगे आधे, क्योंकि हम कुल 15%, सर हम इतने ज़्यादा नहीं है। ये हमें चाहते दबाना। मीडियम है, ब्राह्मण जो तो मीडियम क्लास होता है, हम इतने राजा भी नहीं कि हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है। पर धर्म और वो सब, ये धर्म जाति को हम कभी नहीं बोलते। देखो हमारे जो नेता बोलते हैं धर्म जाति को लाना, हम कहते हैं कुछ नहीं, जो अच्छा दिखे उसे दो। अभी एक बात बोलो कि एक यूपी के अंदर एक वोट पे जैसे राशन कार्ड है, उस पर 5 किलो गेहूँ, ठीक है, और 1 किलो चीनी मिलती है, ठीक है। उसमें बुढ़िया भी हैं, जितने बच्चे हैं, तो उसमें तुम मान लो कि पूरे परिवार कितने हो गए? 10 धड़ी। अगर 11 बंदे हमें तो 3-4 रहते हैं, 3 से 4 होंगे हिंदू हैं। मॉडर्न उनके तो बेचारे को 12-12 हैं, उन्हें पाल रहे हैं वे। उन्हें तो भी अकल नहीं आ रही कि हम ये जात बिरादरी को लेकर टूट करो, जो अच्छा है उसके लिए तुम कुछ करो ना। वहाँ की जमीन के कोई कीमत नहीं थी। हमारी जो खेती की जमीन थी, हमारी खेती की जमीन कितनी थी? 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। किसके टाइम में?
खाली इसके मुलायम सिंह आए, मायावती आई, सपा बसपा के टाइम पे। सबके टाइम में ये जब हमने उससे वाले हमने मोदी जी देखे तो हमने देखा कि हमारे उन जमीनों को भी रेट बढ़ा है, गन्ने का भी बढ़ के रेट आता है। अगर हमारे गन्ने से कितना बेनिफिट है, इनका पेट्रोल उससे बनना है, इनका भयंकर डीजल तलक में उसमें वो होता है, तुम जो उसमें उसका वो डलता है, यहाँ से चीनी, आपका सीरा, हर चीज, दारू तलक भी इससे बन रही है। हम तो तुम्हें इतना कुछ दे रहे हैं, तो हमें क्या दे रहे हो? खाली कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो, हम उसके लड़ रहे हैं जो हमें थोड़ी धीरे धीरे ऊपर ला रहा है। हमारी जमीनों को कीमत नहीं थी, क्या हमारी कितनी भी जमीन थी ना, 1 बीघे के 4 लाख, और शहर के आसपास मायावती ने जो करा है ना, और एक गुज्जर एक वो बनी है किसान यूनियन, उससे ये पता है क्या चाहते हैं कि दलित और हम एक हो जाएं, हम दोबारा वही कर दे। यो नोएडा जो था, इन्हें हराम, देखो वो नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं है, इन्हें मिली बेफालतू की वो कि हमें मुआवजा मिल गया, हम राजा बन गए। ये आज पता नीचे चलने वाले को, ये बताइए, ये जो हरियाणा में जो ये चुनाव जीता योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं, उनकी ताबड़तोड़ रैलियां हुई, और देखिए उनका जो स्ट्राइक रेट है वो लगभग 90% के आसपास रहा, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। आपको क्या लगता है? वो अपनी सारी की सारी रैलियों में, देखिए आप युवा हैं, मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, तो आपको क्या लगता है, क्या ये हिंदुत्व, एकता, इस पर जोर दिया जा रहा है? और आगामी चुनाव कैसे होंगे? अगर इन्हें लगता है कि हम बट के अगर अलग हो जाएं, तो अगर हम हमेशा इनके साथ खड़े होते हैं दलितों के, तो हम खड़े नहीं होंगे। अगर कोई भी मोमडो ने मार गया था उस समय पहले हमें याद करते हैं, और मैं तो ये कहूँ यूपी की, अपने बिजनौर नगीना की, अगर हम हट गए ना और ये चारे घर बार हम ये एकता करके हमारा में, तो इन्हें काट देंगे भाई। तो क्या जातिवाद, आप भी जातिवाद की बात कर रहे हैं? जातिवाद ठीक है, जातिवाद नहीं, हम मोमडो को कभी गलत नहीं बोलते, उन्हें अपना वो मानते, पर उन्हें कम से कम ये बात तो सोचनी चाहिए कि तुम किस चीज में बट रहे हो, जो तुम्हें बचाता है हमेशा, तुम आज उनके खिलाफ जा रहे हो। अगर तुम मेरे बड़े प्रधान हो, गांव के मुखिया हो, तो तुम किसके पास जाओगे? उसी बंदे पास जाओगे कि मेन बंदा यार भैया उसने ऐसा कर, तुम चलो। हम उनके लिए जान घेर रहे हैं, पर आज हमारे सामने खड़े। आगामी बताइए भविष्य कैसा होगा, मैं वो जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है? मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ, आने वाला भविष्य ऐसा होगा कि सिर्फ अब आगे कुछ चुनाव नहीं होगा, बेफालतू खर्चा नहीं होगा, राजनीति नहीं होगी, मेन जितने भी वे होंगे मेन बैठे जाएंगे। यहाँ से ये दंगा हो रहा है, उसके बाद बंद हो रहा है, फिर लॉस में जा रहा है, ये कुछ नहीं होगा। बस तुम सिर्फ 10 साल अपने आप जुड़ जाओ, खाली बीजेपी ला जाओ, उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब कहने की बात ये कह रहे हैं कि महंगाई हो गई, हमारी दुकान नहीं चली। देखो मैं भी खुद दुकानदार हूँ, नीचे पालिका में दुकान है, सिलो है, पर उससे कितने काम मिल गए? तुम्हारे बच्चों को घर बैठे काम मिल रहा है, तुम गाड़ी चला रहे हो उस पर काम है, तुझे डिलीवरी में बेचारे मीडियम क्लास के कुछ नहीं कर सकते, उन्हें पढ़ाई भी करनी, जॉब भी करनी, तो उन्होंने क्या करा, डिलीवरी का काम। अगर कहीं नुकसान है तो कहीं तुम लोगों का फायदा भी है, इसलिए कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मोदी ने ऑनलाइन कर दिया तो उससे कितने बंदों को जॉब दे दी, कितने बंदों को जॉब दी है। एक बंदा बाइक से आ रहा है, सुबह उसने 11 बजे लोग काम करा और 800-700 रुपये अपनी जेब में कमा के उसने रख लिया, फिर पढ़ने भी चला गया, तो किसका बेनिफिट हुआ? सरकार का बेनिफिट है। उसमें भी तो तुम्हारे कम से कम 20 बंदे, कम से कम तुम्हारे 100, 1 लाख, 1.5 लाख, 1 करोड़ बंदे उस चीज को जॉब कर रहे हैं, तो उनका बेनिफिट नहीं हो रहा रोज का, या खाली नुकसान हो रहा है? बेहतरीन भविष्य होगा ऐसा इनका कहना है। जो आगामी जिस तरीके के विधानसभा के चुनाव होंगे वो देश के लिए, प्रदेश के लिए सब कुछ बढ़िया होता रहेगा। आपका नाम क्या है भाई साहब? नवनीत शर्मा। शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है ये जो विधानसभा के चुनाव हुए और जो योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, क्या ये लोगों के दिमाग में फीड हो गई ये बात? 100% फीड हो गई है, और मैं आगामी चुनाव के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा उनको। उनके कार्यकाल में जिस तरह से 2014 के बाद हमारा देश सनातन संस्कृति की तरफ अग्रसर हुआ है, वो काम जो 70 साल से पेंडिंग चल रहे थे वो शॉर्टकट में पूरे हुए हैं। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है और सब चीज़ बेहतरीन तरीके से हो रही है। बस ये कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद अपना करके विपक्ष पूरा एक होकर के इंडी गठबंधन का नाम लेकर के, जैसे अंग्रेजों ने कहा था डिवाइड एंड रूल, फूट डालो आंदोलन करो, उसी रणनीति को आगे बढ़ाने का काम ये पूरा इंडी गठबंधन और हमारे ये राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है हरियाणा की जनता ने। आज इनके मुंह पे एक तमाचा पड़ा है उन खिलाड़ियों की तरफ से जो कहते थे खिलाड़ी बैठे हैं, इनके खिलाफ ये हो रहा है। एक खिलाड़ी के साथ व्यक्तिगत किसी ने गलत टिप्पणी करी या कुछ भी गलत करा, हम कहते हैं वो गलत है। उसके मारे आपने देश के खिलाड़ी, सभी महिलाओं के खिलाफ जो आपने अपशब्द बोला, सारी महिलाएं खतरे में हैं, उसका आपको जनता ने, हरियाणा की जनता ने आपके मुंह पे एक तमाचा मारा है। जब आप कहते हैं कि जो है सेना के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि सेना आज हरियाणा में सबसे ज़्यादा, तीनों थल सेना, वायु सेना और ये जितनी तीनों सेनाएं, तीनों सबसे
ज़्यादा हरियाणा का युवा जाता है। आज हरियाणा का मैसेज मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है, पूरे विश्व भर में जाएगा और इसकी गूंज दूर तक, कोसों मील तक जाएगी। और यही देखना, ये चुनाव का जो नतीजा आया है ये यहाँ, और तीसरा ये जो यहाँ बैठे थे आपके तथाकथित किसान आंदोलन में जो आए हुए थे, वहाँ से भी उन किसानों में जो मेन बेस लेवल पे किसान अपने गांव में अपने खेतीबाड़ी करते आए हैं, जिनको इन आंदोलन जीवियों से कोई मतलब नहीं था, उन किसानों ने बढ़ चढ़ के मोदी जी को वोट देकर ये एहसास कराया कि वो इन जैसे तथाकथित किसानों के साथ नहीं है। तो ये 3 तमाचे इनके मुंह पर जो पड़े हैं, ये तमाचे इनको गूंज इनको हमेशा सुनाई देगी। और ये गूंज मैं चाहता हूँ पूरे देश के अंदर रहे, महाराष्ट्र में भी आगामी चुनाव में भी हिंदू संगठित रहे, एक तरफ वोट डाले। अगर ये मुसलमान को जातियों में तोड़ नहीं सकते तो हिंदुओं में तोड़ने का इनको किसने दिया हक? हिंदुओं में जाति में तोड़ने का इनको हक किसने दिया? और दिया है तो किस बेस पे, किस लेवल पे दिया है? और क्या करा है इन्होंने हिंदुओं के लिए आज तक? एक वक्फ बोर्ड बनता है तो आप उसके लिए बहुत मतलब हर तरह से उसका सपोर्ट करते हैं। जाते हुए 2013 में मनमोहन सिंह जी ने वक्फ बोर्ड को अनसीमित शक्तियां देकर दिखा दिया कि मुस्लिम से मेरा सब कुछ है, तुष्टिकरण से ही मेरी राजनीति चल रही है, हमारी कांग्रेस पार्टी की राजनीति चल रही है, हिंदू से हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो यादव को तोड़ देंगे, जाटव को तोड़ देंगे, चमार को तोड़ देंगे, ब्राह्मण को तोड़ के खिंड करके आपस में लड़वा देंगे इनको। और लास्ट में मुझे लगता है इंडी गठबंधन तो फेल हो गया, अब ये कहीं हिंदू गठबंधन ना बनाने लगे, यादव का अलग उसका अलग, ऐसा गठबंधन को रोल करके। लेकिन अब मैंने कहा आपको, हरियाणा की जो गूंज है, ये तमाचा जो इनके गाल पे पड़ा है पूरे विश्व भर में, ये हर हिंदू सनातन को सोचने समझने की जरूरत है। संगठित होकर एक ही जगह वोट करो जहां आपका देश सुरक्षित है, आपका राष्ट्र सुरक्षित है। हम सनातनी हैं, जहां पे सेकुलरिज्म को जिंदा रखा हुआ है हमने इसी देश में। हम सनातनियों के बदौलत लोकतंत्र जिंदा है इस देश के अंदर। अगर हम सनातनी अपनी आय पे आ जाते तो 47 से लेकर अब तक एक दिन लोकतंत्र नहीं चलता इस देश के अंदर, एक दिन सेकुलरिज्म नहीं चलता। यहाँ पे विभाजन करा था ना इसी बेस पे कि यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में रहेंगे। आज हिंदू मेजोरिटी होने के बाद उनके ऊपर सेकुलरिज्म थोपा गया है। अब बताओ कहाँ सुरक्षित है हम लोग? जातियों में तोड़कर खिंड करके हमारे साथ इन लोगों ने 70 साल अपनी ओछी राजनीति की रोटियां सेकी हैं। अब वो वक्त खत्म हो गया है। अब वो वक्त खत्म हो गया है, देखिए ऐसा इनका कहना है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है, आपका क्या कहना है? रंजीत सिंह। किस में सब है? ये बताइए, ये जो हरियाणा के और जम्मू और कश्मीर के जो चुनाव के नतीजे आए, अब इसके बाद में महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव होने हैं। अगली साल देखिए जहां हम खड़े हैं दिल्ली में, यहां भी चुनाव होने हैं। जो लैब बीजेपी ने पकड़ी है लोकसभा चुनाव के बाद में, एक कुछ दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में अब बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता जो नेता हैं वो निराश हो गए हैं, अब उनके अंदर ताकत बची नहीं है। ये जो कमबैक जो किया है, आपको क्या लगता है आगामी चुनावों में क्या होगा? देखिए सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि लोकसभा के चुनाव के पहले से ही मीडिया बहुत ज़्यादा ये इंडी गठबंधन के तरफ झुकी हुई मुझे महसूस हुई थी। ऐसे ठीक है ना, यूट्यूब वगैरह से क्लियर कट हमें पता चल रहा था कि इनका जो सोशल मीडिया पे कब्जा करने का जो प्रयास है वो ओवरकम कर रहा था इंडी गठबंधन वालों का। और उसके बाद देखिए अभी परसों की बात है, यहाँ पे हरियाणा चुनाव के बारे में यहाँ पे जितने भी लोगों ने अपना रिएक्शन दिया, सब कोई मतलब इसे यही बोला है, मतलब ऑलमोस्ट 99% लोग कि हाँ मतलब कांग्रेस ही जीतने वाली है। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि कांग्रेस तो आना ही है। लेकिन मेरे से पूछा, मैं जस्ट मतलब बोल चुका, मतलब अंदर से जो आवाज़ आई, नहीं मतलब बीजेपी जीतेगी ऐसे करके, और देखिए बीजेपी का ये है। तो एक्चुअली क्या है, हरियाणा के लोग इतने समझदार हैं, ठीक है ना, या बीजेपी ने रूट लेवल पे ऐसा काम किया है कि उसे मतलब उसका रिजल्ट हरियाणा के लोगों ने दिया है, ठीक है ना। और योगी जी का बटोगे तो कटोगे वगैरह नारा से लोग मतलब उससे इफेक्ट। ऐसा लगता है कि जो हिंदू जो बिखर गए थे लोकसभा के चुनाव में, अब वो एकत्रित हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे नारे इफेक्टिव हो रहे हैं और उसका ही रिजल्ट है कि मतलब काफ़ी अच्छे मतलब भारी मतलब से जिताया है हरियाणा में मतलब बीजेपी को, ठीक है ना। तो आगामी चुनावों को लेकर आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी जिस तरीके से जो लय पकड़ी है ऐसे ही आगे भी फ्रंट फुट पर बैटिंग करती रहेगी? बिल्कुल सर, झारखंड में भी ऐसा ही उम्मीद है, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही उम्मीद है कि मतलब बीजेपी डेफिनेटली जीतेगी। और मतलब देखिए जम्मू एंड कश्मीर में भी काफ़ी अच्छी सीटें लेकर बीजेपी आया है, मतलब उतनी मतलब समझिए कि जो मतलब मुस्लिम का गढ़ में भी 29, मेरे को तो जैसा कि एहसास हुआ जहाँ मैं जम्मू कश्मीर की समस्याओं को समझता हूँ पिछले कई डिकेड से, कि उतने गढ़ में भी मतलब बीजेपी ने इतनी जो सीटें लाई है वो काबिल तारीफ़ है, ठीक है ना। 29 या कुछ सीट है ना बीजेपी की सीटें, तो अच्छा है। और मतलब काम तो उसने बहुत बड़ा किया है, 29 क्या, वो तो 69 सीटें लाने के जैसा काम किया है बीजेपी। लेकिन जो उन मुस्लिम्स को मतलब जो गढ़ है जो और उनका जो समस्या है जिसकी वजह से वो स्टिल इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी वो अच्छे से सपोर्ट नहीं किए हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर लोगों से हमने बात की और ऐसा इनका कहना है कि जो लय बीजेपी ने पकड़ी है लोकसभा चुनाव के बाद में, जो कहा जा रहा था कि अब इंडिया गठबंधन इस बार नहीं तो अगली बार
ये पूरे देश पर कब्जा करता हुआ दिखाई देगा, वो भले ही विधानसभा के चुनाव हो या फिर आगामी लोकसभा के चुनाव हो। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने जो मेहनत की है, वो जम्मू और कश्मीर का चुनाव हो या फिर हरियाणा का चुनाव हो, क्योंकि कोई भी ये नहीं कह रहा था, सारे के सारे एग्जिट पोल्स ये कह रहे थे कि भैया इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन जो राजनीतिक खेल जो खेला बीजेपी ने, ऐसा यहां पर लोगों का कहना है कि जो आगामी विधानसभा के चुनाव होंगे वहां पर भी बीजेपी इसी तरीके से फ्रंट फुट पर बैटिंग करती रहेगी। तो आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।